विश्व जनसंख्या वितरण घनत्व और वृद्धि। स्वर्ण से नहीं वरना केवल स्त्रियों और पुरुषों से एक राष्ट्र मजबूत और महान बनता है। सत्य और सम्मान की खातिर जो डटे रहते हैं और कष्ट झेलते हैं, जो परिश्रम करते हैं जब अन्य निद्रामग्न होते हैं, जो साहस दिखाते हैं जब अन्य भाग खड़े होते हैं, वही लोग राष्ट्र के स्तंभों की गहरी नींव डालते हैं और ये आकाश तक उसे ऊंचा उठाते हैं। एल्डो इमर्सन रॉल्फ एल्डो इमर्सन द्वारा कथन, किसी देश के निवासी ही उसके वास्तविक धन होते हैं। यही लोग वास्तविक संसाधन हैं जो देश के अन्य संसाधनों का उपयोग करते हैं और उनकी नीतियां निर्धारित करते हैं। अतः एक देश की पहचान उसके लोगों से ही होती है। यह जानना आवश्यक है कि किसी देश में कितनी स्त्रियां और पुरुष हैं, प्रतिवर्ष कितने बच्चे जन्म लेते हैं और कितने लोगों की मृत्यु होती है और कैसे। क्या वे नगरों में रहते हैं अथवा गाँव में, क्या वे पढ़ और लिख सकते हैं अथवा वे क्या काम करते हैं। यही वे तथ्य हैं जिनके बारे में हम इस इकाई में अध्ययन करेंगे। 21वीं सदी के प्रारंभ में विश्व की जनसंख्या 600 करोड़ से अधिक दर्ज की गई थी। यहाँ हम जनसंख्या के वितरण और घनत्व के प्रारूपों की विवेचना करेंगे। लोग कुछ निश्चित प्रदेशों में क्यों रहना चाहते हैं और अन्य प्रदेशों में क्यों नहीं। विश्व की जनसंख्या असमान रूप से वितरित है। एशिया की जनसंख्या के संबंध में जॉर्ज बी क्रेसी की टिप्पणी है कि एशिया में बहुत अधिक स्थानों पर कम लोग और कम स्थानों पर बहुत अधिक लोग रहते हैं। विश्व की जनसंख्या वितरण प्रारूप के संबंध में भी यह सत्य है। विश्व में जनसंख्या वितरण के प्रारूप, जनसंख्या के वितरण और घनत्व के प्रारूप हमें किसी क्षेत्र की जनांकीय विशेषताओं को समझने में मदद करते हैं। जनसंख्या वितरण शब्द का अर्थ भूपृष्ठ पर लोग किस प्रकार वितरित हैं, इस बात से लगाया जाता है कि मोटे तौर पर विश्व की जनसंख्या का 90% इसके 10% स्थल भाग में निवास करते हैं। विश्व के 10 सर्वाधिक आबाद देशों में विश्व की लगभग 60% जनसंख्या निवास करती है। इन 10 देशों में से 6 एशिया में अवस्थित हैं। एशिया के इन 6 देशों को पहचानिए। चीन, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, इंडोनेशिया, ब्राजील, पाकिस्तान, नाइजीरिया, बांग्लादेश, रूस और मेक्सिको। देश के नाम ये हैं 0, 200, 400, 600, 800, 1000, 1200 और 1400 और 1600। जनसंख्या करोड़ों में। अत्यधिक सघन जनसंख्या वाले देश चित्र 2.1 में। जनसंख्या का घनत्व। भूमि की प्रत्येक इकाई में उस पर रहे लोगों के पोषण की सीमित क्षमता होती है, तो लोगों की संख्या और भूमि के आकार के बीच अनुपात को समझना आवश्यक है। यही अनुपात जनसंख्या का घनत्व है। यह सामान्यतः प्रति वर्ग किलोमीटर रहने वाले व्यक्तियों के प्रति में मापा जाता है। जनसंख्या का घनत्व बराबर जनसंख्या बटे क्षेत्रफल। उदाहरण के लिए को प्रदेश का क्षेत्रफल 100 वर्ग किमी है और जनसंख्या 1,50,000 है। जनसंख्या घनत्व इस प्रकार निकाला जाएगा, घनत्व बराबर 1,50,000 बटे 100 अर्थात 1500 व्यक्ति वर्ग किमी। इससे क प्रदेशों के बारे में आपको क्या पता चलता है। नीचे दी गई तालिका 2.1 को देखिए। आप अवलोकन कर सकते हैं कि पश्चिम की एशिया में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व है। कक्षा में चर्चा करें कि इसके क्या कारण हो सकते हैं। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। भौगोलिक कारक। जल की उपलब्धता। जल जीवन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है, तो लोग उन क्षेत्रों में बसने को प्राथमिकता देते हैं जहां जल आसानी से उपलब्ध होता है। जल का उपयोग पीने, नहाने और भोजन बनाने के साथ साथ पशुओं, फसलों, उद्योगों और तथा नौ संचालन में किया जाता है। यही कारण है कि नदी घाटियों विश्व के सबसे सघन बसे हुए क्षेत्र थे। भू आकृति। लोग समतल मैदानों और मंद ढालों पर बसने की वरीयता देते हैं। इसका कारण यह है कि ऐसी क्षेत्र फसलों के उत्पादन, सड़क निर्माण तथा और उद्योगों के लिए अनुकूल होते हैं। पर्वतीय और पहाड़ीय क्षेत्र परिवहन तंत्र के विकास में अवरोधक हैं, इसीलिए प्रारंभ में कृषिगत और औद्योगिक विकास के लिए अनुकूल नहीं होते। अतः इन क्षेत्रों में कम जनसंख्या पाई जाती है। गंगा का मैदान विश्व के सर्वाधिक सघन जनसंख्या वाले क्षेत्रों में से एक है, जबकि हिमालय के पर्वतीय भाग विरल जनसंख्या वाले क्षेत्र हैं। जलवायु। अति उष्ण अथवा ठंडे मरुस्थल को विषम जलवायु मानव बसाव के लिए असुविधाजनक होती है। सुविधाजनक जलवायु वाले क्षेत्र जिनमें अधिक मौसमी
जनसंख्या विभिन्न क्षेत्रों में जनसंख्या घनत्व चित्र तालिका 2.1 में। एशिया जनसंख्या घनत्व 2018 में 4,545,133,094। भू क्षेत्र किमी स्क्वायर में 31,033 131। घनत्व प्रति व्यक्ति प्रति किमी स्क्वायर 146। विश्व में भाग प्रतिशत 59.5%। अफ्रीका में 1,287 92,0518। 29,648,481 43 16.9%। यूरोप में 7,42,648,010 22 134,933 9.7%। लैटिन अमेरिका एवं कैरिबियन में 6,52,012,001 20 39,378,32 8.5%। उत्तरी अमेरिका में 3,63,844,9,490 18,651 660 20 और 4.8। ओशिनिया 41,61,212 8 486 460 5 0.5%। स्रोत www वर्ल्ड ओमीटर्स इन ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन दिनांक 26/10/18 से लिया गया है। जलवायु पाई जाती है भूमध्य सागरीय प्रदेश सुखद जलवायु के कारण इतिहास के आरंभिक कालों से बसे हुए हैं। मृदाएं उपजाऊ मृदाएं कृषि तथा इनके संबंधित क्रियाओं के लिए महत्वपूर्ण है। इसीलिए उपजाऊ दोमट मिट्टी वाले प्रदेशों में अधिक लोग निवास करते हैं, क्योंकि ये मृदाएं गहन कृषि का आधार बन सकती हैं। क्या आप भारत में उन क्षेत्रों के नाम बता सकते हैं जहां कम उपजाऊ मृदा के कारण विरल जनसंख्या पाई जाती है? आर्थिक कारक खनिज निक्षेपों से युक्त क्षेत्रों उद्योगों की आकृष्ट करते हैं। खनन और औद्योगिक गतिविधियां रोजगार उत्पन्न करते हैं, अतः कुशल एवं अर्धकुशल कर्मी इन क्षेत्रों में पहुंचते हैं और जनसंख्या को सघन बना देते हैं। अफ्रीका की कटंगा जाम्बिया तांबा पेटी इसका एक अच्छा उदाहरण है। नगर रोजगार के बेहतर अवसर, शैक्षणिक व चिकित्सा संबंधी सुविधाएं तथा परिवहन और संचार के बेहतर साधनों प्रस्तुत करते हैं। अच्छी नागरिक सुविधाएं तथा नगरीय जीवन के आकर्षण लोगों को नगरों की ओर खींचते हैं। इससे ग्रामीण क्षेत्रों से नगरीय क्षेत्रों में प्रवास होता है और नगर आकार में बढ़ जाते हैं। विश्व के विराट नगर प्रतिवर्ष बड़ी संख्या में प्रवासियों को निरंतर आकर्षित करते हैं। फिर भी नगरीय जीवन अत्यंत कष्टदायक हो सकता है। नगरीय जीवन के कुछ कष्टदायक पक्षों को सोचिए। औद्योगिकीकरण। औद्योगिक पेटियां रोजगार के अवसर उपलब्ध कराती हैं और बड़ी संख्या में लोगों को आकर्षित करती है। इनमें केवल कारखानों के श्रमिक ही नहीं होते, बल्कि परिवहन परिचालक, दुकानदार, बैंक कर्मी, डॉक्टर, अध्यापक तथा अन्य सेवाएं उपलब्ध कराने वाले भी होते हैं। जापान के कोबो ओसाका प्रदेश अनेक उद्योगों की उपस्थिति के कारण सघन बसा हुआ है। सामाजिक एवं सांस्कृतिक कुछ स्थान धार्मिक अथवा सांस्कृतिक महत्व के कारण अधिक लोगों को आकर्षित करते हैं। ठीक इसी प्रकार लोग उन क्षेत्रों को छोड़कर चले जाते हैं जहां सामाजिक और राजनीतिक अशांति होती है। कई बार सरकारें लोगों को विरल जनसंख्या वाले क्षेत्रों में बसने अथवा भीड़ भाड़ कर वाले स्थानों से चले जाने के लिए प्रोत्साहन देती है। क्या आप अपने प्रदेश से ऐसे कुछ उदाहरणों को सोच सकते हैं? जनसंख्या वृद्धि अथवा जनसंख्या परिवर्तन का अभिप्राय किसी क्षेत्र में समय की किसी निश्चित अवधि के दौरान बसे हुए लोगों की संख्या में परिवर्तन से है। यह परिवर्तन धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी। इसे निरपेक्ष संख्या अथवा प्रतिशत के रूप में अभिव्यक्त किया जा सकता है। जनसंख्या परिवर्तन किसी क्षेत्र की आर्थिक प्रगति, सामाजिक उत्थान, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का महत्वपूर्ण सूचक होता है। जनसंख्या भूगोल की कुछ आधारभूत संकल्पनाएं। जनसंख्या की वृद्धि समय के दो अंतरालों के बीच एक क्षेत्र विशेष में होने वाली जनसंख्या में परिवर्तन को जनसंख्या की वृद्धि कहा जाता है। उदाहरण के लिए यदि हम भारत की 2001 की जनसंख्या 102.70 करोड़ को 2011 की जनसंख्या 121.02
करोड़ में से घटाएं तब हमें जनसंख्या वृद्धि 18.15 करोड़ की वास्तविक संख्या पता चलेगा। जनसंख्या की वृद्धि दर यह जनसंख्या में परिवर्तन है जो प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है। जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि किसी क्षेत्र विशेष में दो समय अंतरालों में जन्म और मृत्यु के अंतर से बढ़ने वाली जनसंख्या को उस क्षेत्र की प्राकृतिक वृद्धि कहते हैं। प्राकृतिक वृद्धि बराबर जन्म माइनस मृत्यु। जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि, यह वृद्धि तब होती है जब वास्तविक वृद्धि बराबर जन्म माइनस मृत्यु प्लस अप्रवास प्लस उत्प्रवास। जनसंख्या की धनात्मक वृद्धि यह तब होती है जब दो समय अंतरालों के बीच जन्म दर मृत्यु दर से अधिक हो या जब अन्य देशों से लोग अस्थायी रूप से उस देश में प्रवास कर जाएं। जनसंख्या की ऋणात्मक वृद्धि, यदि दो समय अंतराल के बीच जनसंख्या कम हो जाए तो उसे जनसंख्या की ऋणात्मक वृद्धि कहते हैं। यह तब होती है जब जनसंख्या दर मृत्यु दर से कम हो जाए अथवा लोग अन्य देशों में प्रवास कर जाएं। जनसंख्या परिवर्तन के 3 घटक हैं: जन्म, मृत्यु और प्रवास। अशोधित जन्म दर CBR को प्रति 1000 स्त्रियों द्वारा जन्म दिए जीवित बच्चों के रूप में व्यक्त किया जाता है। इसकी गणना इस प्रकार की जाती है: अशोधित जन्म दर बराबर किसी वर्ष विशेष में जीवित जन्म बटे किसी क्षेत्र विशेष में वर्ष के मध्य जनसंख्या गुणे 1000। मृत्यु दर जनसंख्या परिवर्तन में सक्रिय भूमिका निभाती है। जनसंख्या वृद्धि केवल बढ़ी हुई जन्म दर से नहीं होती अपितु घटी हुई मृत्यु दर से भी होती है। अशोधित मृत्यु दर किसी क्षेत्र में मृत्यु दर को मापने की एक सरल विधि है। अशोधित मृत्यु दर को किसी क्षेत्र विशेष में किसी वर्ष के दौरान प्रति 1000 जनसंख्या के पीछे मृतकों की संख्या के रूप में अभिव्यक्त किया जाता है। अशोधित मृत्यु दर की गणना इस प्रकार की जाती है: अशोधित मृत्यु दर बराबर किसी वर्ष विशेष में मृतकों की संख्या बटे उस वर्ष के मध्य में अनुमानित जनसंख्या गुणे 1000 करके मोटे तौर पर मृत्यु दर किसी क्षेत्र की जननांकीय संरचना, सामाजिक उन्नति और आर्थिक विकास के स्तर द्वारा प्रभावित होती है। प्रवास जन्म और मृत्यु के अतिरिक्त एक और घटक है जिससे जनसंख्या का आकार परिवर्तित होता है। जब लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं तो वह स्थान जहां से लोग गमन करते हैं उद्गम स्थान कहलाता है और जिस स्थान पर आगमन करते हैं वह गंतव्य स्थान कहलाता है। उद्गम स्थान जनसंख्या में कमी को दर्शाता है जबकि गंतव्य स्थान पर जनसंख्या बढ़ जाती है। प्रवास को मनुष्य और संसाधन के बीच बेहतर संतुलन प्राप्त करने की दिशा में एक स्वतः स्फूर्त प्रयास के रूप में निरूपित किया जा सकता है। प्रवासी अस्थायी अस्थायी मौसमी हो सकता है। यह गांव से गांव, नगर से नगर तथा नगर से गांव की ओर हो सकता है। क्या आप महसूस करते हैं कि एक ही व्यक्ति दोनों एक अप्रवासी और एक उत्प्रवासी हो सकता है? प्रवासी जो किसी नए स्थान पर जाते हैं अप्रवासी कहलाते हैं। प्रवासी जो एक स्थान से बाहर चले जाते हैं उत्प्रवासी कहलाते हैं। ये 22% ऑफ माइग्रेंट टू मुंबई kids bulk of influx from village men pull factors of city and employment on immigrant in UK पर क्रियाकलाप समाचारों को देखिए और उन कारणों को सोचिए जिनके कुछ देश प्रवासियों के लिए अधिक आकर्षित गंतव्य स्थान हो जाते हैं। नगरों की ओर प्रवास पारंपरिक रूप से आयु तथा लिंग आधारित होता है, अर्थात कार्यशील आयु समूह के अधिक पुरुष नगरों की ओर पलायन करते हैं। क्या आप कुछ कारण सोच सकते हैं कि क्यों मुंबई की ओर प्रवास करने वाले व्यक्तियों में 22% बच्चे हैं? क्या आप सोचते हैं कि लोग किन कारणों से प्रवास करते हैं? लोग बेहतर आर्थिक और सामाजिक जीवन के लिए प्रवास करते हैं। प्रवास को प्रभावित करने वाले कारकों के 2 समूह हैं: प्रतिकर्षक कारक, बेरोजगारी, रहन सहन की निम्न दशाएं, राजनीतिक उपद्रव, प्रतिकूल जलवायु, प्राकृतिक विपदाएं, महामारी तथा सामाजिक आर्थिक पिछड़ेपन जैसे कारण उद्गम स्थानों को कम आकर्षित बनाते हैं। अपकर्षित कारक काम के बेहतर अवसर और रहन सहन की अच्छी दशाएं, शांति
व स्थायित्व, जीवन व संपत्ति की सुरक्षा तथा अनुकूल जलवायु जैसे कारण गंतव्य स्थानों को उद्गम स्थान की अपेक्षा अधिक आकर्षक बनाते हैं। जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्तियां पृथ्वी पर जनसंख्या 700 करोड़ से भी अधिक है। इस आकार तक पहुंचने में जनसंख्या को शताब्दियां लगी है। आरंभिक कालों में विश्व की जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ी। विगत कुछ 100 वर्षों के दौरान ही जनसंख्या आश्चर्यजनक दर से बढ़ी है। चित्र 2.2 जनसंख्या वृद्धि की कहानी बताता है। लगभग 8,000 से 12,000 वर्ष पूर्व कृषि के उद्भव और आरंभ के पश्चात जनसंख्या का आकार बहुत छोटा था। मोटे तौर पर 80 लाख। ईसा की पहली शताब्दी में जनसंख्या 30 करोड़ से कम थी। 16वीं और 17वीं शताब्दी में बढ़ते विश्व व्यापार ने जनसंख्या की तीव्र वृद्धि के लिए मंच तैयार किया। 1750 के आसपास जब औद्योगिक क्रांति का उदय हुआ, विश्व की जनसंख्या 55 करोड़ थी। 18वीं शताब्दी में औद्योगिक क्रांति के पश्चात विश्व जनसंख्या में विस्फोट वृद्धि हुई। अब तक प्राप्त प्रौद्योगिकी प्रगति ने जन्म दर को घटाने में सहायता की तथा त्वरित जनसंख्या वृद्धि के लिए मंच प्रदान किया। विज्ञान व प्रौद्योगिकी ने किसी प्रकार जनसंख्या वृद्धि में सहायता की। मानवीय और प्राणी ऊर्जा के स्थान पर भाप इंजन प्रतिस्थापित हो गया, जिसने पवन व जल के लिए यांत्रिक ऊर्जा उपलब्ध कराई। इससे कृषिगत और औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि हुई। महामारी व अन्य संक्रमण रोगों के विरुद्ध टीकाकरण, चिकित्सा सुविधाओं में सुधार तथा स्वच्छता ने पूरे विश्व की मृत्यु दर को तीव्रता से घटाने में योगदान दिया। विश्व जनसंख्या अरबों में। औद्योगिक क्रांति 1650 से वर्तमान तक ये 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 तक, और नीचे समय जो वर्तमान से 1200 और ईसा का जन्म 1200 पूर्व, ईसा के जन्म से 1600, 1700, 1800, 1900 और 2000 के बीच में कृषि का विकास और विस्तार 0.25 अरब थी। उसके बाद 0.5 अरब औद्योगिकी, यूरोपीय खोज, उपनिवेशवाद और बसाव का युग। उसके बाद परिवहन, सफाई, चिकित्सा, जैव प्रौद्योगिकी, सूचना और कंप्यूटर के प्रौद्योगिकी ने वर्तमान समय में 2000 में जनसंख्या को क्रांति पे खड़ा कर दिया। ये संसाधन प्रौद्योगिकी जनसंख्या की वृद्धि विश्व जनसंख्या अरबों में गई है, जो प्रौद्योगिकी क्रांति 1650 से वर्तमान तक विश्व जनसंख्या के प्रति 1 अरब तक बढ़ने में लगे समय की वर्ष 1 अरब 1830 में थी। 100 वर्ष बाद यानी 2 अरब 1930 में हो गई। 3 अरब 1960 30 वर्ष में हो गई। 4 अरब 1975 15 वर्ष में हो गई। 5 अरब 1987 1987 12 वर्ष में हो गई। 6 अरब 1999 यानी 12 वर्ष में हो गई। 7 अरब 1911 में हो गई, जो अभी 1921 चल रहा है। क्या आप जानते हैं कि विगत 500 वर्षों में मानव जनसंख्या 10 गुना से अधिक बढ़ी है। अकेले 20वीं शताब्दी में जनसंख्या 4 गुना बढ़ी है। प्रति वर्ष लगभग 8 करोड़ लोग पहले की जनसंख्या में जुड़ जाते हैं। पीछे विश्व जनसंख्या के 2 गुना होने की अवधि, मानव जनसंख्या को प्रारंभिक 1 करोड़ होने में 10 लाख से भी अधिक समय वर्ष लग गए, किंतु इसे 5 अरब से 6 अरब होने में मात्र 12 साल लगे। तालिका 2.2 को ध्यानपूर्वक देखें, जो यह दर्शाती है कि विश्व जनसंख्या के 2 गुने होने की अवधि तेजी से घटी रही है। विभिन्न प्रदेशों में उनकी जनसंख्या के 2 गुना होने में अत्यधिक भिन्नताएं पाई जाती हैं। विकसित देश विकासशील देशों की तुलना में अपनी जनसंख्या 2 गुना करने में अधिक समय ले रहे हैं। जनसंख्या की अधिकतर वृद्धि विकासशील विश्व में हो रही है, जहां जनसंख्या विस्फोट हो रहा है। ऐसा क्यों है? जनसंख्या परिवर्तन के स्थानिकीय प्रारूप। विश्व के विभिन्न भागों में जनसंख्या वृद्धि की तुलना की जा सकती है। विकसित देशों में विकासशील देशों की तुलना में जनसंख्या वृद्धि कम है। जनसंख्या वृद्धि और आर्थिक विकास में ऋणात्मक सहसंबंध पाया जाता है। यद्यपि जनसंख्या परिवर्तन की वार्षिक दर 1.4% निम्न प्रतीत होती है। तालिका 2.3 वास्तव में ऐसा नहीं है। इसका कारण है, जब एक निम्न वार्षिक दर अत्यंत बड़ी जनसंख्या पर लागू होती है तो इससे जनसंख्या में विशाल परिवर्तन
होगा, विशाल परिवर्तन होगा। यद्यपि वृद्धि दर निरंतर घटती रहे तो भी कुल जनसंख्या प्रतिवर्ष बढ़ती है। वह प्रवास के दौरान मृत्यु दर की भांति शिशु मृत्यु दर में भी वृद्धि हुई हो सकती है। तालिका 2.3 जनसंख्या वृद्धि 2010 से 2015 तक वृद्धि दर प्रदेश 1990 से 95, 2010 से 5 अनुमानित, विश्व में 1.6, 1.2, अफ्रीका 2.4, 2.6, यूरोप 0.2, 0.1, उत्तर अमेरिका 1.4, 0.8, लैटिन अमेरिका कैरिबियन 1.7, 1.1, एशिया 1.6, ओशनिया 1.5, 1.5, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और फिजी। स्रोत डेमोग्राफिक ईयरबुक 2015। जनसंख्या परिवर्तन का प्रभाव। एक विकासशील अर्थव्यवस्था में जनसंख्या की अल्प वृद्धि अपेक्षाकृत है, फिर भी एक निश्चित स्तर के बाद जनसंख्या वृद्धि समस्याओं को उत्पन्न करती है। इनमें से संसाधनों का ह्रास सर्वाधिक गंभीर है। जनसंख्या का ह्रास भी चिंता का विषय है। यह इंगित करता है कि वे संसाधन जो पहले जनसंख्या का पोषण करते थे, अब उस जनसंख्या के पोषण में सक्षम नहीं रहे। एड्स, HIV, एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम जैसे घातक महामारी ने अफ्रीका स्वतंत्र राष्ट्र के राष्ट्रमंडलों CIS के कुछ भागों और एशिया में मृत्यु दर बढ़ा दी है और औसत जीवन प्रत्याशा घटा दी है, जिससे इससे जनसंख्या वृद्धि दर धीमी हो गई है। तालिका 2.2 विश्व जनसंख्या के 2 गुना होने की अवधि। काल जनसंख्या अवधि जिसमें जनसंख्या 2 गुना हुई। 10,000 ईसा पूर्व 50 लाख, 1650 ईस्वी में 50 करोड़, 1500 वर्ष लगे, 1804 100 करोड़ यानी 154 वर्ष लगे, 1927 ईस्वी 200 करोड़, 123 वर्ष लगे, 1974 400 करोड़, 47 वर्ष लगे, 2025 तक 800 करोड़ प्रक्षेपित संख्या, जो 51 वर्ष के लिए। ये डेमोग्राफी ईयरबुक 2009 से 10 से लिया गया है। जनसंख्या वृद्धि दर। भारत की वार्षिक जनसंख्या 1.64% है। कुछ विकसित राष्ट्रों को अपनी जनसंख्या दोगुनी करने में 318 वर्ष लगेंगे, जबकि कुछ देशों में अभी भी दोगुने होने के लक्षण दिखाई नहीं दे रहे हैं। जनांकीय संक्रमण सिद्धांत का उपयोग किसी क्षेत्र की जनसंख्या के वर्णन तथा भविष्य की जनसंख्या के पूर्वानुमान के लिए किया जा सकता है। यह सिद्धांत हमें बताता है कि जैसे ही समाज ग्रामीण, खेतीहर और अशिक्षित अवस्था में उन्नति करके नागरिक, औद्योगिक और साक्षर बनता है, तो किसी प्रदेश की जनसंख्या उच्च जन्म और मृत्यु, उच्च से निम्न जन्म व निम्न मृत्यु में परिवर्तित होती है। ये परिवर्तन अवस्थाओं में होते हैं, जिन्हें सामूहिक रूप से जनांकीय चक्र के रूप में जाना जाता है। ग्रामीण, खेतीहर जनांकीय संक्रमण, नगरीय औद्योगिक चित्र 2.3 जनांकीय संक्रमण सिद्धांत के 3 अवस्थाएं वाले मॉडल की व्याख्या करता है। ये उच्च उतार चढ़ाव अवस्था 1, अवस्था 2, अवस्था 3। अशोधित जन्म दर, अशोधित मृत्यु दर। उदाहरण वर्तमान विश्व के उदाहरण। बांग्लादेश वर्षावन के आदिवासी जो 1535 के बीच में दिखाए गए। पेरू जन्म दर और मृत्यु दर जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि है, विस्तृत होती है। श्रीलंका के नया समय में दिखाया गया है। थर्ड वाले में निम्न उतार चढ़ाव। कनाडा, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका जनांकीय संक्रमण सिद्धांत चित्र 2.3 में ये बनाया गया है। प्रथम अवस्था में उच्च प्रजननशीलता व उच्च मर्त्यता होती है, क्योंकि लोग महामारी और भोजन की अनिश्चित आपूर्ति से होने वाली मृत्युओं की क्षतिपूर्ति अधिक पुनरुत्पादन से करते हैं। जनसंख्या वृद्धि धीमी होती है और अधिकांश लोग खेती में कार्यरत होते हैं, जहां बड़े परिवारों की
को परिसंपत्ति माना जाता है। जीवन प्रत्याशा निम्न होती है, अधिकांश लोग अशिक्षित होते हैं और उनके प्रौद्योगिकी स्तर निम्न होते हैं। 200 वर्ष पूर्व विश्व के सभी देशों इसी अवस्था में थे। द्वितीय अवस्थाओं के प्रारंभ में प्रजननशीलता ऊंची बनी रहती है, किंतु यह समय के साथ घटती जाती है। यह अवस्थाएं घटी हुई मृत्यु दर के साथ आती हैं और स्वास्थ्य संबंधी दशाओं व स्वच्छता में सुधार के साथ मर्त्यता में कमी आती है। इस अंतर के कारण जनसंख्या में होने वाला शुद्ध योग उच्च होता है। अंतिम अवस्था में प्रजननशीलता और मर्त्यता दोनों अधिक घट जाती है। जनसंख्या या तो स्थिर हो जाती है या मंद गति से बढ़ती है। जनसंख्या नगरीय और शिक्षित हो जाती है तथा उसके पास तकनीकी ज्ञान होता है। ऐसी जनसंख्या विचार पूर्वक परिवार के आकार को नियंत्रित करती है। इससे प्रदर्शित होता है कि मनुष्य जाति अत्यधिक नम्र है और अपनी प्रजननशीलता को समायोजित करने की योग्यता रखती है। वर्तमान में विभिन्न देशों जननांगीय संक्रमण की विभिन्न अवस्थाओं में है। जनसंख्या नियंत्रण के उपाय परिवार नियोजन का काम, बच्चों को जन्म को रोकना अथवा उसमें अंतराल रखना, परिवार नियोजन सुविधाएं जनसंख्या वृद्धि को सीमित करने और महिलाओं के स्वास्थ्य को बेहतर करने में मुख्य भूमिका निभाती है। प्रचार, गर्भ निरोधक की सुगमता उपलब्ध, बड़े परिवारों के लिए हर निरुत्साहक उपाय, कुछ ऐसे प्रावधान हैं जो जनसंख्या नियंत्रण में सहायक हो सकते हैं। थॉमस माल्थस ने अपने सिद्धांत 1798 में कहा था कि लोगों की जनसंख्या खाद्य आपूर्ति की अपेक्षा अधिक तेजी से बढ़ रही थी। जनसंख्या में वृद्धि का परिणाम अकाल, बीमारी तथा युद्ध द्वारा इसमें अचानक गिरावट के रूप में सामने आएगा।